हेलो छात्रों, कैसे हो आप। फोटोन प्लस प्लस फिजिक्स इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। छात्रों, जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 12 का अध्याय 1 का आज तीसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम संपर्क विधि द्वारा जो आवेशन है उसकी चर्चा करेंगे। पीछे के जो दो टॉपिक्स थे उनमें आप अच्छी तरह से ये पढ़ चुके हो कि आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं, जिसमें से सबसे पहले जिस विधि की चर्चा की गई थी वो विधि थी घर्षण विधि। इसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है और रगड़ने के बाद वहां आवेश उत्पन्न होता है। दूसरी विधि थी, उसका नाम था प्रेरण विधि। और प्रेरण विधि में क्या हुआ था कि वस्तु पर केवल प्रेरणा के द्वारा आवेश उत्पन्न करना, ना तो उसको स्पर्श करवाया जाएगा ना उसकी घर्षण की क्रिया करवाई जाएगी, केवल प्रेरणा के द्वारा आवेश उत्पन्न किया जाता है। उस विधि का नाम होता है प्रेरण विधि। लेकिन आज हम जिस विधि की चर्चा करेंगे उसका नाम है संपर्क विधि द्वारा आवेश उत्पन्न करना। तो देखिए, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि संपर्क यानी किसी निरावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाएंगे और संपर्क में लाने के बाद यदि हमने उसको आवेशित कर दिया तो उस विधि का नाम होगा संपर्क विधि द्वारा आवेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक गोला चालक है और ये कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। चलो इसको नाम देते हैं ए गोला। और इस समय यह पूरी तरह से गोला निरावेशित है। इस गोले पर हमें आवेश उत्पन्न करना है और विधि का नाम है संपर्क विधि। तो इसके लिए हम एक दूसरा गोला लेंगे, गोला सुचालक है, कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, पर यह गोला आवेशित है। गोले को नाम दे रहे हैं हम बी। अब इसको मान लीजिए मैं ऋणावेश से आवेशित मान लेता हूं। तो इस समय ए गोला और बी गोला एक दूसरे से दूर दूर रखे हुए हैं, लेकिन जब इन दोनों गोलों को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तब क्या होगा। तो देखिए, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ए गोले को बी गोले से स्पर्श करवाकर रखते हैं। बी गोले पे पहले से ही देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई का आवेश था। अगर ये दोनों के दोनों गोले एक ही धातु के हैं, इनका आकार भी एक ही है, तो इस बी गोले से आधी मात्रा के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ए गोले पर चले जाएंगे। परंतु अगर ए गोले का साइज बड़ा है, धातु कोई डिफरेंट है, या ए गोले का साइज छोटा है, धातु कोई डिफरेंट है, तो फिर ऐसा न समझें कि आधे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये धातु पर भी डिपेंड करता है और दूसरी तरफ देखा जाए तो धातु के आकार पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हमने यहां पर ये दोनों गोले एक ही धातु के माने हैं, एक ही साइज के माने हैं, एक ही द्रव्यमान के माने हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका आधा जो ऋणावेश था बी गोले का वो ए गोले पर आ गया। अब इन दोनों गोलों को कुचालक स्टैंड से पकड़कर और अलग अलग कर दिया जाए तो देखिए नई स्थिति ये निकल के आती है। ये गोला ए, इसे मत देखना ये छोटा बनाया है। अब ये तो देखिए छोटा बन गया है, नहीं बकाया, ये वही गोला है। ए पे 1 2 3 और 4 इकाई का ऋणावेश और दूसरा गोला बी
इस पर भी, चलो इसको दोबारा बना देते हैं क्योंकि थोड़ा मुझे भी छोटा लग रहा है ये, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए गोले को कम से कम जिस साइज का था उसी साइज का बनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो ये गोला ए, इस पर 1 2 3 और 4 इकाई का ऋणावेश। ये दूसरा गोला बी, इस पर भी 1 2 3 और 4 इकाई का ऋणावेश। तो इस तरह से छात्रों अपन ने यह देखा कि वास्तव में जो आवेशित गोला था वो बी था, लेकिन सुचालक गोले ए को बी के संपर्क में लाने से उसका आधा आवेश ए गोले में चला गया और ए गोला जो निरावेशित था वो आवेशित हो चुका। लेकिन अब इसी क्रिया में अपन ये देखें कि ए गोला निरावेशित है और अगर मान लीजिए बी गोले पर धनावेश हुआ तब क्या होगा। तो अब धनावेश है तो चलो इस पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इकाई का धनावेश बी पर है और ए गोला निरावेशित है। अगर कुचालक स्टैंड से पकड़कर बी गोले को यदि मैं ए गोले के संपर्क में लाता हूं तो देखिए इससे क्या होगा। पहले तो इसकी सारी जो आवेश है पुराने वाले इनको मिटा देता हूं। तो देखिए इस क्रिया में क्या होगा कि जैसे ही ए बी के संपर्क में आया तो बी और ए एक दूसरे के संपर्क में, आप यह बात अच्छी तरह से जानते हो कि जो धनावेश होता है वो न आता है न जाता है। क्रिया कोई भी हो, प्रेरण की हो या घर्षण की हो या संपर्क की हो, इन तीनों ही क्रियाओं में अगर किसी वस्तु पर धनावेश आता है तो उसके लिए भी जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन होता है और ऋणावेश आता है तो उसके लिए भी जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम ये कहें कि इस बी गोले से 4 इकाई का धनावेश ए गोले में चला जाएगा तो यह बात बिल्कुल गलत रहेगी। वास्तविकता यह है कि इस ए गोले से 4 इकाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी में चले जाएंगे और जब ये बी में जाएंगे तो ये 4 इकाई का जो धनावेश है उसे निरस्त कर देंगे। तो बी गोले पर बचेगा 1 2 3 और 4 इकाई का धनावेश। लेकिन बात करें ए गोले की तो जिन स्थानों से ये इलेक्ट्रॉन बी गोले में गए हैं उन स्थानों पर 1 2 3 और 4 इकाई का धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। अब कुचालक स्टैंड से पकड़कर इन दोनों गोलों को यदि हम अलग अलग कर देते हैं तो देखिए ए गोले पर 1 2 3 4 और बी गोले पर 1 2 3 और 4, 4 इकाई का धनावेश ए पर आ चुका और 4 इकाई का धनावेश बी पर आ चुका। इस तरह से इस विधि में अपन ये देख रहे हैं कि संपर्क यानी निरावेशित गोले को आवेशित गोले के संपर्क में लाने पर इसे आवेशित किया जा सकता है। इस विधि का एक नाम और है जिसे चालन विधि भी कहते हैं, चालन विधि। तो छात्रों शायद मुझे लगता है कि ये आवेश उत्पन्न करने की जो विधियां हैं वो तीनों की तीनों आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अब अपन बात करते हैं कि आखिर इस आवेश का हम किसी तरह से मापन कर सकते हैं क्या। तो इसके आवेश का मापन करने के लिए हमारे पास एक साधारण सा यंत्र है और इस यंत्र का नाम होता है विद्युतदर्शी। इस विद्युतदर्शी की सहायता से किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है इसका आराम से पता लगा सकते हैं। और यह एक सामान्य सा उपकरण है, इसको आप चाहो तो घर पर भी बना सकते हो। देखिए मैं बना रहा हूं एक सिंपल सी कांच की बोतल।
इस कांच की बोतल में ये कॉर्क है और इस कॉर्क में छेद करके ये एक तार डाला हुआ है जिसके निचले सिरे पर ये दो पत्तियां लगी हुई हैं और ये पत्तियों की एक विशेषता है, ये सोने की बनी होती हैं, बहुत पतली पत्तियां होती हैं, इन्हें कहते हैं स्वर्ण पत्र। तो ये दोनों के दोनों जो है ना वो स्वर्ण पत्र हैं, स्वर्ण पत्र। ये कोई सुचालक तार है, ये आवश्यक नहीं है कि सोने का ही लें। इसके ऊपर ये होती है घुंडी। ये उपकरण जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। तो छात्रों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसको चाहो तो आप घर पर भी बना सकते हो। अब प्रश्न उठता है कि इससे आवेश का मापन किस प्रकार से किया जाएगा। तो आवेश का मापन करने के लिए अपन को जिस वस्तु पर आवेश देखना है कि ये वस्तु पे आवेश है या नहीं है, उस वस्तु को अपन इस घुंडी के संपर्क में लाते हैं। मान लीजिए ये एक वस्तु है जो ऋणावेश से आवेशित है और इस पर 6 इकाई का धन ऋणावेश है। होगा ये कि ये घुंडी और इस ऋणावेशी छड़ के संपर्क में है और संपर्क में आप पढ़ चुके अच्छी तरह से कि संपर्क विधि द्वारा आवेश की कुछ मात्रा इसमें आ जाएगी जो इस मार्ग से होती हुई और स्वर्ण पत्रों तक पहुंचेगी। तो मान लीजिए कि इसमें से 2 इकाई का जो ऋणावेश है वो इस तार के जरिए और स्वर्ण पत्रों तक पहुंचता है। तो यहां पहुंच करके उन दो में से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो इस स्वर्ण पत्र पर ऋणावेश और इस स्वर्ण पत्र पर ऋणावेश। अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि ऋणावेश और ऋणावेश इनमें रहता प्रतिकर्षण। तो जैसे ही ये आवेश इन पत्तियों पर आएगा तो ये तुरंत फैल जाएगी और ये फैलना इस बात का संकेत है कि वास्तव में ये वस्तु जो थी वो आवेशित थी। अब मान लीजिए कि मैं ऐसा मानूं कि ये जो छड़ थी वो धनावेश से आवेशित थी, तो इस क्रिया में क्या होने वाला है। अगर हम ये कहें कि इसका कुछ धनावेश इस मार्ग से स्वर्ण पत्र तक पहुंच जाएगा तो ये तो नितांत गलत रहेगा, क्योंकि शुरू से एंड तक इन तीनों एपिसोड्स में अपन ने ये देखा कि धनावेश वस्तु पे आता है या ऋणावेश आता है, इन सब के लिए केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। इसके लिए धनावेश का कहीं कोई रोल नहीं रहता, प्रोटॉन का कोई रोल नहीं रहता। तो ये कहें कि धनावेश चल करके पत्तियों तक पहुंच जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत रहेगी। वास्तविकता यह है कि पत्तियों से निकलकर और ऋणावेश छड़ तक पहुंचेगा और पत्तियों से अगर ऋणावेश छड़ तक पहुंचता है, मैं ऐसा मान लूं कि यहां से 2 इकाई का ऋणावेश और यहां से भी 2 इकाई का ऋणावेश, यानी दोनों पत्तियों से 2-2 इकाई के अगर ऋणावेश चल करके और छड़ तक पहुंचते हैं तो इससे इन पत्तियों पर 2-2 इकाई के धनावेश उत्पन्न हो जाएंगे और जैसे ही ये 2-2 इकाई के धनावेश उत्पन्न हुए, ये दोनों जो सोने की पत्तियां हैं वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगी और फैलेंगी। अब जितना ज्यादा ये पत्तियां फैलती हैं, आप समझ लीजिए कि इन स्वर्ण पत्र पर उतना ही आवेश आया है। देखिए ये एक साधारण सा प्रयोग है, लेकिन अगर अपन देखें कि इस प्रयोग में कमी क्या है, तो देखिए इसमें अच्छाई तो है कि अपन पता लगा लेते हैं कि वस्तु आवेशित है या निरावेशित है, लेकिन कमियां भी इसमें हैं। कमियां ये हैं कि अगर यह वस्तु धनावेश या आवेशित है तब भी दोनों पत्तियां फैलेंगी और अगर यह वस्तु ऋणावेश या आवेशित है तब भी ये दोनों पत्तियां फैलेंगी। यानी हम इसमें
यह पता नहीं लगा सकते कि वस्तु जो आवेशित है वो धनावेशी आवेशित है अथवा ऋणावेशी आवेशित है। इसका हमें बिल्कुल पता नहीं लग पाएगा। नंबर एक कमी। दूसरी कमी, अगर मान लीजिए किसी छात्र ने एक प्रयोग किया और प्रयोग में उसने यह देखा कि यह वस्तु आवेशित थी या नहीं थी, फिर इसको उठा के ऐसे ही रख दिया। दूसरे दिन कोई दूसरा छात्र आता है और दूसरा छात्र क्या करता है कि इससे फिर आवेश को देखने की कोशिश करता है कि मेरी छड़ आवेशित है या निरावेशित है। तो देखिए इसका परिणाम क्या होगा कि चूंकि इन सोने की पत्तियों पर पहले से धनावेश उत्पन्न है, क्योंकि कल जो प्रयोग किया था उसके अंदर किसी छात्र ने इस पर धनावेश उत्पन्न कर दिया था और पत्तियां फैल गई। लेकिन दूसरे दिन जो छात्र आता है वो ऋण आवेशित क्षण को संपर्क करवाता है और ऋणावेशित क्षण को संपर्क करवाता है तो ऋणावेश यहां से चलता हुआ सोने की पत्तियों तक पहुंचेगा और अगर यह सोने की पत्तियों तक पहुंचा तो निश्चित रूप से यह धनावेश जो पहले से उपस्थित था वो और ऋणावेश जो तुम वर्तमान में प्रयोग कर रहे हो वो, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो ना वो पत्तियां फैलेंगी ना वो पत्तियां सिकुड़ेंगी, कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। वस्तु वास्तव में आवेशित है लेकिन यह पता नहीं चल पाएगा। इसलिए इसको काम में लेने से पहले स्वर्ण पत्र यानी सोने की दोनों पत्तियों को निरावेशित करना अति आवश्यक है। यह इसकी दूसरी कमी है। अब बात करूं मैं तीसरी कमी की, तो तीसरी कमी के लिए देखिए छात्रों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी को आप बहुत पहले से और अच्छी तरह से जानते हो। दो बिल्लियां थी, उनको एक रोटी का टुकड़ा मिला और रोटी के टुकड़े के बंटवारे के लिए ये किसी बंदर के पास गए। अब बंदर ने क्या किया कि एक तराजू लिया और उससे दोनों को तौल के बराबर देने का वायदा किया। लेकिन वो क्या करता था, जानबूझ के एक पलड़े में रोटी का कुछ ज्यादा भाग रखता था और एक पलड़े में रोटी का कम भाग रखता था। हुआ यह कि जिसमें भाग ज्यादा था उसमें से और ज्यादा हिस्सा तोड़ करके खा जाता था, फिर दोबारा तौलता तो दोबारा तौलने के बाद क्या होता कि जो हिस्सा हल्का था वो अब की बार भारी और जो भारी था वो अब की बार हल्का। तीसरी क्रिया क्या होती थी कि उस रोटी में से उसने और ज्यादा टुकड़ा तोड़ा और खा गया। कहानी आप सबने सुनी है। लास्ट क्या परिणाम था कि सारी की सारी रोटी किसकी हो गई, बंदर की। बिल्लियों के हाथ कुछ नहीं मिला। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यहां भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि वस्तु को आवेश आपने चेक किया, ठीक है आवेश है, यह पता लगा दिया। अब इसी वस्तु को चेक कर लो किसी दूसरे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से, वहां भी रिजल्ट क्या मिलेगा कि आवेश है। लेकिन आप देख रहे हो कि इस चालन विधि या संपर्क विधि में इस क्षण से आवेश की मात्रा बराबर कम होती चली जा रही है और जब यह आवेश की मात्रा कम होती चली जाएगी तो अंत में क्या होगा, वस्तु तो कंप्लीट जो आवेशित थी वो कैसी हो जाएगी, निरावेशित। यानी कि अगर इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से 4-6 बार अगर आवेश को या 10-8 बार अगर आवेश को नाप लिया तो लास्ट में यहां मिलने वाला कुछ नहीं है, बंदर सारी रोटी खा गया और लेने देने के लिए कुछ नहीं। तो छात्रों, यह हमारा आज का टॉपिक था जिसका नाम था संपर्क विधि द्वारा आवेश उत्पन्न करना। और यहां आवेश को नापने के लिए जो उपकरण था स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। क्लास अंत कर रहे हैं लेकिन अंत में आपसे एक बात कहना चाहते हैं, यह क्लास हमारी विधिवत चलती रहेगी क्योंकि लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है कि ये कब तक चलता रहेगा। तो अगर आप हमारी रेगुलर क्लास लेना चाहते हो तो हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।